दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में। हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की सीरीज को पढ़ रहे थे और आज तीसरा लेसन है जिसका नाम है सरकार क्या है। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ना है सरकार क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन है जो परीक्षा में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आप सरकारी नौकरी से दूर जा रहे हैं। सरकारी नौकरी करना तो एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कवर करना है। और एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ एनसीईआरटी किताबें नहीं मिल पाती, तो उसके लिए आपका उसका निचोड़, उसका सार आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं दुर्गेश जायसवाल आपके लिए इस सीरीज को लेकर आया हूँ। ये सीरीज पूरी देखिएगा, जितने लोग, और इसकी नोट्स भी आप लिखते चलेगा, बनाते चलिएगा। देखिए सरकार क्या है। कि सरकार जो है राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। राज्य क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप राज्य का मतलब प्रांत समझते हैं, लेकिन यहाँ पे राज्य का मतलब एक देश से है। मैं आगे बताऊंगा राज्य के क्या प्रमुख अंग होते हैं, क्या तत्व होते हैं, राज्य किसे कहते हैं, राज्य और प्रांत में क्या अंतर होते हैं। तो सरकार जो होता है वह राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये एक अमूर्त संस्था होती है। सरकार जो होती है एक अमूर्त संस्था होती है। लेकिन सर अमूर्त का मतलब क्या होता है? ये होती तो है किंतु दिखाई नहीं देती। और जो सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जी आपने एकदम सही सुना, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं जिन्हें हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के नाम जानते हैं। मतलब अगर सरकार देखा जाए तो 3 अंग कौन कौन होते हैं? पहला व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका इसे विधायिका भी कहते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं, विधायिका। इसे क्या कहते हैं? विधायिका भी कहते हैं। और दूसरा है कार्यपालिका। क्या होगा आपका? कार्यपालिका। फिर है आपका लास्ट में तीसरा है न्यायपालिका। अब ये भी राज्य की सरकार की अलग होती है, केंद्र सरकार की अलग होती है। आइए इसके बारे में थोड़ी बातें और जानते हैं। जो विधायिका नाम से स्पष्ट हो रही है, इसका काम है कानून को बनाना। ये क्या करती है? कानून बनाती है और ये लागू करती है। ये कानून बने हुए कानून को लागू करती है और ये उसका उल्लंघन करने पर दंडित करने का काम करती है। माने यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है उसे दंडित करने का काम न्यायपालिका करती है। तो ये सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं जिन्हें हम व्यवस्थापिका, जिसे हम अर्थात व्यवस्था करने वाली, कानून बनाने वाली संस्था, केंद्र में अगर देखा जाए तो संसद, राज्य में विधानसभा, कार्यपालिका कार्य को पालन करवाने वाली संस्था, राज्य में केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य में राज्य मंत्रिपरिषद, और न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र में, राज्य के हाई कोर्ट हैं। तो इस प्रकार इस सरकार के 3 प्रमुख अंग है। तो वीडियो को देखने से पहले, अगर पूरा देखने से पहले, आप सबसे पहला काम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा ये। लाइक करने के बाद सभी को शेयर करिएगा। जितनी मेरी कर्तव्य है आप तक पहुँचाने का, उतना कम से कम 10 लोगों को शेयर करिएगा। 10 लोगों को ए लर्निंग विद दुर्गेश के बारे में जरूर बताइएगा। मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी लेता हूं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को पूरा कवर करते हैं तब, और मैं संपूर्ण निचोड़ आपको पढ़ाऊंगा। देखिए सरकार जो होती है वो संप्रभु होनी चाहिए, अर्थात उस पर किसी प्रकार का कोई भी बाह्य शक्ति का प्रकोप नहीं होना चाहिए। स्वयं की वो मालिक हो, अपने आप में स्वयं निर्णय लेना चाहे, उसे हम संप्रभु कहते हैं। तो आइए इसके बारे में चीज़ों को जानते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे सरकार के 3 स्तर होते हैं: केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानिक स्तर। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए सरकार के 3 स्तर हैं। अगर हम बढ़ते हुए क्रम में अगर देखें तो पहले स्थानिक स्तर, पहले ये देख रहे हैं स्थानिक स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। माने ये छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहा है। किधर से? छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहा है। तो स्थानिक स्तर पर क्या होता है? इसमें देश के सबसे निचले स्तर पंचायत व नगर पालिका, माने पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका। राज्य स्तर पर देखा जाए तो जैसे प्रदेश सरकार हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, केंद्रीय स्तर पर बात करें तो राज्य, भारत सरकार, जिसका संचालन केंद्र सरकार करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से जानती रहनी होगी और आप जानते भी होंगे। आइए अब अन्य तथ्यों पर इसके थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये मत देखिएगा सर लेक्चर इतना, ये सर पढ़ाते क्या क्या जा रहे हैं, लेकिन हाँ मेरा उद्देश्य है केवल आपको सिलेक्शन दिलाना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अन्य तथ्यों को समझाने के लिए, लेकिन आप लोग डेली क्लास की जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के और जुड़ना है ई लर्निंग विद दुर्गेश से। और आपको अगर ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर चाहिए तो उसके लिए आप 63063443
367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों को जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग करे, सरकारों की आलोचना करे, उनकी कमियों को उजागर करे। तो ऐसा व्यंग करने वाले राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए R.K. लक्ष्मण काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कार्टूनिस्ट थे, जो कार्टून बनाया करते थे, सरकार की गलतियों को, खामियों को कार्टून के माध्यम से उनकी आलोचना करते थे। तो ये हमारा राइट है। आइए इसके बारे में अन्य चीज़ों को जानते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, जैसे लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर होता है। जैसे सरकार के कई अंग होते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, इन सभी तंत्रों के बारे में एक एक करके अभी आपसे व्याख्या भी करूंगा, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो है, इन तथ्यों को, इन चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद तब हम उनमें अच्छे से प्रकाश डालेंगे। आइए देखिए, हमें जानते हैं जैसे कि हमारे देश में निर्णय लेने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए सरकार जरूरत पड़े। जैसे हमारे घर में कब क्या होगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, क्या बनेगा, क्या खाएंगे, इसका कोई निर्णय लेने के लिए घर का मुखिया होता है। वैसे हमारे देश का भी एक मुखिया होना चाहिए, जिसे हम सरकार कहते हैं, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। वो क्या करती है, जैसे हमारे स्कूल के, हमारे आने जाने का और हमारे लिए नियम आदि चीज़ों को, क्या चीज़ मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, गरीबों के लिए नियम बनाना और टैक्सेस का काम, हम लोग तक सुविधाएँ पहुँचाना, ये सारा काम हमारे देश की सरकार करती है। ठीक है, डाक, तार, रेलवे, इन सभी का संचालन करना, हवाई जहाज चलाना, इन सभी का जो है वो सभी कौन करती है? सरकार। देखा आपने, कोरोना काल में सरकार ने ही अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो ये सारा काम सरकार का होता है। और साथ ही साथ ये देश की जो सीमा है, जो अगर हम अपने देश के, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हो गया आपका, मानना में भारत हो गया, ठीक है, ये भारत हो गया। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इनकी सीमा जो है, उन सीमा को भी सुरक्षित रखे, उनको भी सुरक्षा मुहैया कराए, शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे और वहाँ पे आर्मी को भी कंट्रोल करते रहे, उनके अधिकार को भी देखते रहे। इस प्रकार ही हमारे देश की जो सरकार है, ये इनका काम है। देश के जो नागरिक हैं, इन सभी को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध जल मुहैया कराए, भोजन आपूर्ति करे, कोई भूख से ना मरने पाए, और किसी भी आपदा के समय उन्हें सुरक्षा देना, स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखना और आदि के लिए साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखना और परिवहन साधन को बनाए रखना, इन सभी की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है। किसकी? सरकार की। और सरकार जो पीड़ित लोग होते हैं, चाहे बाढ़ पीड़ित लोग हो, चाहे महामारी पीड़ित हो, इन सभी का क्या करना? ध्यान रखना, इन सभी को सुरक्षा मुहैया कराना, इन सभी को सुविधा मुहैया कराना, ये सभी किसका होता है? सरकार का काम होता है। और सरकार ही ये सोचती है, सरकार का जो एक अंग होता है वो न्यायालय होता है, न्यायपालिका होती है। और न्यायालय भी सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे मैंने बताया, कार्यपालिका, पहले विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, तो ये भी सरकार के एक प्रमुख अंगों में से एक हैं। और आपको जानकर भी थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि सरकार के इन कामों में करना आखिर क्यों जरूरी है। लोग तो अपने आप से भी काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे घर में एक मुखिया होते हैं, हमारे घर में कोई निर्णय लेने के लिए कब कौन आएगा, कब जाएगा, क्या खाएगा, क्यों खाएगा, कैसे खाएगा, इसलिए एक मुखिया होते हैं, उसी तरह सरकार का हमारे देश का एक मुखिया होता है, जिसे हम सरकार कहते हैं। और सरकार के ये तीनों मुखिया के आधार पर अपने काम को करते हैं। और हमारे देश में बहुत सारे संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का दोहन करना, लोगों तक पहुंचाना, कैसे उसका दोहन करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कैसे गरीब जनता को उन तक पहुंचाना, इस सभी का काम जो है वो कौन करती है? हमारे देश की सरकार करती है। और नियम बनाती है और वो अपनी सीमा में रहकर वह खुद नियमों में चलती है और जनता को नियमों में काम कराती है। एक प्रश्न उठता है, सरकार किसे कहते हैं? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े हुए हैं, जो एनसीईआरटी से अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो भविष्य में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं और एनसीईआरटी विषय के माध्यम से जीएस को मजबूत करने के लिए, वो एक लाइन में सरकार किसे कहते हैं जरूर जवाब दीजिए। अगर वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो आगे देखते रहिएगा, लेकिन सरकार किसे कहते हैं यह जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी बात, इस वीडियो को अगर अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको जरूर दबा के रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो मिलती रहे। और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सभी ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। अब सरकार के स्तर की बात करें अगर हम, तो देखिए सरकार के यहाँ पे 3 स्तर को दिखाया गया है। एक है स्थानीय स्तर, जो गाँव का स्तर होता है, जो ग्रामीण स्तर होता है। माने
हम आप देखते हैं कि हमारा जो देश है वो गाँव का समुच्चय, गाँव का सागर है। माने हमारे देश में कई लाख गांव हैं। जी आपने सही सुना, कई लाख गांव हैं। और सरकार इंतजाम करती है उन्हें अलग अलग स्तरों पर कैसे मुहैया कराई जाए, जैसे राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। तो उसमें मोहल्ला बनवाना और उन सभी के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, इन सभी का काम हमारी सरकार का होती है। लेकिन एक शब्द उठता है कि सरकार और कानून में क्या अंतर होता है। क्या आपको पता है सरकार और कानून में क्या अंतर होता है? कोई जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग उस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर जवाब देंगे। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें कि क्या होगा। देखिए, अगर आपने ऑनलाइन क्लास में नोट्स भी लिया होगा तो नोट्स के बाद भी आपको क्लास जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। सभी जितने लोगों ने नोट्स लिया वो व्हाट्सएप कर देंगे, ताकि नोट्स लेने के बाद उसकी व्याख्या समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी होती है। तो आइए देखते हैं सरकार और कानून का कैसे समानता है। देखिए, सरकार कानून बनाती है किसके? देश के रहने वाले लोगों के लिए। मतलब जो हमारे देश, अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार भारत के नागरिकों के लिए कानून बनाती है और भारत के नागरिक उस कानून को मानते हैं और यह सारा काम सरकार करती है। ठीक है। और कानून बनाने की जो ताकत होती है किसके पास? सरकार के पास। देता कौन है? हम आप देते हैं। किसको? सरकार को देते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा उदाहरण ले हम लोग, जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे हम गाड़ी का ले लें क्योंकि एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में साफ साफ इसके एग्जाम्पल का प्रयोग किया गया। जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमें क्या होती है? लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। और किससे लेते हैं हम? सरकार से। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं तो हमारा जुर्माना होता है, चालान कटता है, वो कौन काटती है? सरकार। तो मतलब सरकार कानून बनाती है और तोड़ने वाले के ऊपर जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है। तो आप कोई और उदाहरण बताएं जिससे ये समझ में आए कि सरकार कानून बनाती है और तोड़ने वालों पर उसको सजा के रूप में जुर्माना का भी प्रावधान करती है, उसके ऊपर कार्रवाई करती है, चाहे वो दंडात्मक हो चाहे वो आर्थिक दंड हो, दोनों दंडों के आधार पर करती है। अगर कानून सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो सरकार कुछ कदम भी उठा सकती है। उसके लिए न्यायालय बना है। मैंने आपको बताया कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून को यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तोड़ता है, तो उसे न्यायपालिका दंडित करने का काम करती है। अब भी एक प्रश्न आता है, सरकार के प्रकार क्या क्या हैं? तो जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो को शेयर कर दें। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ सरकार के प्रकार क्या क्या है। तो फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले और हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सरकार के प्रकार। सरकार के भी प्रकार होते हैं। जी हाँ, चलिए आइए उन सभी सरकारों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पेड क्लास की क्लासेज आपको मिल रही हैं और क्योंकि भी 2-4 वीडियो आप लोग को ऐसे मिल रही हैं पूरा क्लास 6 के लिए। तो जितना भी आपके पास ग्रुप हो, फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस के रूप में, अपने टाइमलाइन पर शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। मैं मेहनत करके आप तक पहुँचा रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इस तथ्यों को भी समझते हैं कि सरकार के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा छोटा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम लोग पढ़ेंगे सरकार के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? सरकार के प्रकार। तो अगर सरकार के प्रकार की बात करें, सरकार के प्रकार, तो देखिए सरकार की जो प्रकार होती है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अगर देखा जाए लोकतंत्र, एक आता है पहला लोकतंत्र। तो बताइए लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो मैं इसकी बहुत ही प्रसिद्ध जो डिफिनीशन है अब्राहम लिंकन की है, तो मैं चाहूँगा अब्राहम लिंकन की जो डिफिनीशन है वो अपने शब्दों में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए, लोकतंत्र वर्तमान समय में एक सर्वश्रेष्ठ या सबसे बड़ी शासन व्यवस्था मानी जाती है। इसमें जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा। ठीक है, लेकिन आप इसे अपने शब्दों में, अब्राहम लिंकन के शब्दों में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माने हम ही लोग में से कोई चुना जाता है और हम ही लोग चुनते हैं और वो हम ही पे शासन करता है। ये लोकतंत्र का सबसे बेहतर परिभाषाओं में से एक है। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा सरकार निर्णय लेने का, कानून पालन करवाने की, बाह्य शक्तियाँ प्रदान करने का, ये सारा काम लोकतंत्र में ही होता है। लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं उनको निर्वाचित होती हैं और मतदान के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, और किसके द्वारा? जनता के द्वारा। और सरकार जो निर्णय लेती हैं वो जनता के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। मैंने सरकार के निर्णय किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।
लोकतंत्र से पहले राजतंत्र शासन प्रणाली अधिक प्रचलित थी। अब एक प्रश्न आता है कि राजतंत्र क्या है। आइए लोकतंत्र के बाद अब हम राजतंत्र जानते हैं। ये फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया। और एक छोटा सा कि टेलीग्राम पे आप सभी लोग जुड़िएगा, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, लेकिन दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ जाएंगे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर लर्निंग विद दुर्गेश है। घर बैठे ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। देखिए राजतंत्र में क्या होता था। राजतंत्र में पहले राजा महाराजा जो सरकार चलाते थे, जिनके पास सत्ता का, राज्य का पूरा अधिकार राजा और रानी के पास हुआ करता था। तो उसमें राजा सर्वोपरि होता था। और राजतंत्र जो होता था उसमें राजा के पास छोटे छोटे सलाहकार होते थे, ठीक है, जो विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा करता था, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता था वो राजा का होता था और वो सर्वमान्य होता था। जो राजतंत्र के विपरीत एक निरंकुश सरकार होती थी। जो निरंकुश सरकार वो राजतंत्र सरकार भी होती है। देखिए निरंकुश क्या होती है, राजतंत्र का एक रूप, छोटा सा रूप निकलता है निरंकुश सरकार। जैसे रुक जाइए मैं इसको और अच्छे से डिफाइन कर दूं। माने जो राजतंत्र है इसमें एक है निरंकुश। ये निरंकुश शासन व्यवस्था, निरंकुश तंत्र इसको हम लोग समझ सकते हैं। अभी इसकी मैं और अच्छे से व्याख्या करके आपको समझा दूंगा। जो ये निरंकुश सरकार होती है ये राजतांत्रिक सरकार भी हो सकती है। और मतलब इसमें क्या होता है, राजा या राजनी इच्छा से ही कानून होता है। जनता जो होती है उस पर निरंकुश तरीके से शासन किया जाता है। माने जनता पर इनके नियमों को, इनके निर्णयों को, इनके शक्तियों को जनता पर प्रत्यक्ष रूप से थोपा जाता है। अगर निरंकुश सरकार में अगर जैसे राजा ने कह दिया, राजा ने अगर दिन को रात कह दिया, दिन को रात कह दिया, तो पूरी जनता को दिन को रात मानना पड़ेगा। और अगर उसने आम को इमली कह दिया तो उसे इमली मानना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ी अपने आप में बात थी निरंकुश में। और ये राजतंत्र भी निरंकुश का रूप हो सकता है। एक छोटा सा अन्य इसमें आता है कुलीन तंत्र। क्या आता है? कुलीन तंत्र। लिखते चलिएगा सभी लोगों को, हो सके तो जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट भी आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा। देखिए कुलीन तंत्र सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर शासन करते हैं और संपूर्ण सत्ता या अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहता है। माने कुछ व्यक्ति पूरे देश को, पूरी सत्ता को चलाते हैं और वही निर्णय लेते हैं। माने कुछ लोग के द्वारा पूरा सत्ता चलती है और वो जैसा चाहते हैं वैसा चलाते हैं। तो इसे हम कुलीन तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। कुलीन तंत्र के बाद एक छोटा सा आता है अधिनायक। लिख लीजिएगा, वो देखिए सारे टॉपिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अधिनायकत्व। देखिए अधिनायक क्या होता है? ये ऐसी सरकार होती है जिसमें प्रजा के ऊपर निरंकुशता पूर्वक शासन करती है। इस प्रकार की शासन जो किसी प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसके भी हमें कई रूप देखने को मिलते हैं। इसमें भी कई रूप देखने को मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाजीवाद। क्या आपने सुना है? फांसीवाद, नाजीवाद। तो यहाँ पे होता है फांसीवाद सरकार, फांसीवाद सरकार, नाजीवाद सरकार। मतलब फांसीवाद सरकार और नाजीवाद सरकार। तो ये जो दोनों सरकारें होती हैं ये जनता के सारे अधिकार को छीन लेती। माने जैसे यहाँ पे हमारे देश में मूलाधिकार है, फंडामेंटल राइट। हम कुछ लोग बोल सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, उसके लाए गए कानूनों के खिलाफ हम प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अधिनायक तंत्र में, फांसीवाद और नाजीवाद में हम इस प्रकार का कोई भी काम नहीं कर सकते। यह बात आपको अच्छी तरीके से, भली भांति तरीके से जानना और पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें लोगों को किसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार नहीं प्राप्त होता और इस शासन प्रणाली में लोग घुटन महसूस करते हैं। और आप बताइएगा फांसीवाद का संबंध किससे है और नाजीवाद का संबंध किससे है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या वीडियो को बाद में आप देख रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी वीडियोस की सीरीज है जो पूरे जीवन में जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए तब तक के लिए हमेशा ये नई रहेगी। जब जब आप वीडियो को देखेंगे तब तक आपको ये नया ही दिखेगा। तो जब नया दिखेगा तो फिर देर किस बात की भैया?
आप लोग भी इस वीडियो में जुड़े, लोगों को पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें। एक आता है कि वोट डालने का अधिकार, सफ्रेज मूवमेंट क्या होता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में मतदान कौन करता है? वयस्क मताधिकार वोट करके, मतदान करके सरकार का निर्माण करते हैं, और वो लिंग, धर्म, जाति के आधार पर नहीं होता। महिलाओं, गरीब, अशिक्षित लोगों को मत देने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कैसे कैसे कर अधिकार प्राप्त होता है। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, उनके विषय में जानेंगे, समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्रकाश डाल लेते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? इसकी स्क्रीनशॉट आप अपने पास जरूर रख लीजिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें। देखिए, अगर हम एनसीईआरटी के आधार पर देखें तो सरकार को निर्णय लेने का, कानूनों को पालन करवाने का, उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? तो ये प्रश्न का उत्तर आता है कि भाई सरकार की सारी शक्ति कौन देता है? तो लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। मैंने अपने कल पढ़ाया था प्रस्तावना, जहाँ पे था हम भारत के लोग, माने 125 करोड़ देशवासी, भाइयों बहनों, ये नारा किसका है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हाँ, तो लोकतंत्र में जनता ही सरकार को शक्ति देती है। लोकतंत्र में कौन? लोकतंत्र में जनता ही सरकार को शक्ति देती है, शक्तिशाली बनाती है। और कैसे? अपनी वोट देकर। वयस्क मताधिकार पर अगर भारत की बात करें तो वयस्क मताधिकार के आधार पर वो अपना मत देकर उन्हें निर्वाचित करती है, और वो हमारे ऊपर सत्ता लेकर सरकार चलाते हैं। और लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं वो अपने निर्णय में उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, और सफाई भी देनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करते तो सरकार गिरती। आगे हम लोग इस बात को पढ़ेंगे। और राजतंत्र सरकार में क्या होता है? इसमें राजा रानी के पास कुछ निर्णय लेने की शक्ति होती है, छोटा समूह होता है, उन पर वो चर्चा करके पूरे सत्ता पर शासन करते हैं, और अपने निर्णय को आधार जनता को नहीं देते, उनको सफाई नहीं देना पड़ता। तो हमने देखा कि लोकतंत्र में सफाई देनी पड़ती है किसके? जनता के बीच में, कि जनता उन्हें चुनकर भेजती है। और राजतंत्र में क्या होता है? जनता को अपने कामों को, अपने निर्णयों के सफाई नहीं देनी पड़ती है। ठीक है। और लोकतंत्र जो होता है में लोगों की भागीदारी, निर्णय को महत्वपूर्ण चीज़ें निर्णय लेने में सरकार को आलोचना भी होती है, लेकिन यहाँ पे राजतंत्र में आलोचना करने वाली गर्दन भी काटी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, राजतंत्र में निरंकुश शासन भी होता है। तो अभी सभी शासन व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने देख लिया। और जैसे कि अगर हम बहुत सारे प्रश्न भी आपसे पूछेंगे, जैसे पूछा जाए कि राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है? बताइए, कमेंट करके जवाब दीजिए आप। क्या लोकतंत्र में राजा के पास देश पर शासन करने का संपूर्ण ताकत होती है? कमेंट करके बताएं। क्या राजतंत्र में राजा रानी के द्वारा किए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं या नहीं? ये सारे प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वास्तव में नौकरी करनी, देखिए पढ़ने से ज़्यादा अपने ज्ञान चक्षु को भी खोलना होगा आपको। कोई कह दे मैं साइंस का हूँ स्टूडेंट, सर मुझे आर्ट समझ में नहीं आता, सर मैं आर्ट का हूँ, मैंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पढ़ना है। अगर सरकारी नौकरी करनी है तो आपको जीएस पढ़ना है, और जीएस में ये सभी टॉपिक आपके लिए एनसीईआरटी तो महत्वपूर्ण है। अब हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं। तो अगर लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार में भारत पहले नंबर पे आता है, मतलब भारत है। अच्छा, एक प्रश्न बताइएगा, विश्व का पहला देश कौन सा जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक बना? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमें अंग्रेजों से एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। फिर जाके हमें अपने देश का संविधान बनाया, और वो संविधान कैसा हुआ? लोकतांत्रिक हुआ। मतलब हमारे पास अपने मनपसंद का उम्मीदवार चुनने का, नेता चुनने का राइट है, अधिकार है। और ये लोकतंत्र में मूलभूत विचार है कि नियम बनाने की जो भागीदारी खुद शासन जो करते हैं वो लोगों द्वारा, जनता द्वारा शक्तियां प्राप्त करते हैं। और आज के समय में जो लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो वर्तमान अगर देखा जाए तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो ये सारी बातें आप लोग जानते रहेंगे। देखिए, आप लोग इलानी दुर्गेश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे होंगे। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, और प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, चुनाव प्रक्रिया के बाद अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि मिलकर जनता के लिए सारे निर्णय लेते हैं। और आजकल आप सरकार भी देख रहे होंगे कि वयस्क मताधिकार, आज तक कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वहाँ पे वयस्क मताधिकार मतदान न करे। माने कोई भी देश तब तक लोकतांत्रिक
देश नहीं हो जाती जब तक वहाँ के वयस्क जनता उन्हें मतदान ना करे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एक समय ऐसा था कि लोकतंत्र सरकारें औरतें और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेते, मतलब कुछ लोकतांत्रिक सरकार कभी कभी ऐसे भी थी जहाँ पे गरीब जनता और महिलाएं को वोट करने का अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लड़ाइयाँ लड़ी गई। शुरुआती दौर में सरकार में केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास संपत्ति होनी थी। औरत, गरीब, अशिक्षित लोग वोट देने का, मत देने का अधिकार नहीं था। और ऐसे देश में उन्हीं नियमों के सारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। लेकिन भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों ने वोट देने का अधिकार था, लेकिन जनता संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से मांग उठाई और 1931 में 1931 यंग इंडिया पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा? यंग इंडिया। यंग इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की उनकी पत्रिका थी। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता। क्योंकि इसे गरीब होने का क्या ये गुनाह है? क्या उसे गरीब आदमी होने का क्या यह कोई गुनाह है? तो ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे देश को लोकतंत्र होने के साथ साथ उन्हें ये शक्तियाँ भी देने का काम करते हैं। और अब हमारे देश में गरीब, अमीर, अशिक्षित अगर वो वयस्क है तो मतदान करके सरकार चुन सकता है। संसार में कहीं भी सरकार ने अपनी शक्तियों को लोगों के साथ नहीं बांटा। यूरोप और अमेरिका महिलाओं, गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं को मताधिकार के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज मूवमेंट का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? माने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला मताधिकार का आंदोलन चला। युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग पुरुष में लड़ाई में थे और महिलाओं वो काम पे करती थी। और पुरुष के काम, जो महिलाओं को कामों करने के लिए बुलाया गया तो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। अब महिलाओं को विभिन्न प्रकार के काम और उनकी जो व्यवस्था करना शुरू करना किया तो लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिलाएं उनकी क्षमता के बराबर हैं। फिर इतनी गलत रूढ़िवादिता धारणाएं क्यों कि महिलाएं काम नहीं कर सकती, पुरुष काम नहीं कर सकते? जब महिलाएं युद्ध कर सकती हैं, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाइयाँ कर सकती हैं, मार कर सकती हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं? झगड़ा करने में आगे होती है महिलाएं, लड़ाई करने में आगे होती है महिलाएं, मार करने में होती हैं आगे महिलाएं। तो जब हर काम में महिला आगे होती हैं तो फिर मतदान करने में क्यों नहीं? तो मतदान भी करने के लिए इसलिए सफ्रेज मूवमेंट कहा गया। झगड़ा करने में भी आगे होते हैं, आपने देखा बाल नोचने में भी। तो ऐसे कार्यों में जब महिलाएं आगे होती है इसे सफ्रेज मूवमेंट कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से आया। तो ये रूढ़िवादिता सोच क्यों? इसलिए महिलाओं को पुरुष के बराबर लाने के लिए तो उन्हें मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया गया। और फिर इस तरह महिला निर्णय लेने के समान रूप योग्य माना जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही युद्ध कर सकते हैं, मार कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, बाकी चीज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह महिलाओं के मताधिकार आंदोलन में महिलाओं के वोट देने का अधिकार की मांग उठी। इनकी आवाज़ और तेज हुई और लोगों तक पहुंचा और इन्होंने अपने आप को लोहे के जंजीर से बांध कर प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की, क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई। पर अमेरिका में औरत को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। मतलब अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में 1928 में। इंग्लैंड में 1928 में महिला मताधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था आपके लिए कि अमेरिका में 1920 में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला, इंग्लैंड में 1928 में मिला। तो भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कब मिला? तो फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें और इस टॉपिक की स्क्रीनशॉट पहले क्लिक कर लें। तो स्क्रीनशॉट जब क्लिक कर लेंगे
तो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं कि सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं, सरकार मानव जीवन को, दैनिक जीवन को, भारतीयों को किस प्रकार से प्रभावित करती है, सरकार को कानून रूप में सबके लिए कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, लोकतांत्रिक सरकार क्यों आवश्यक है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धि क्या थी। तो ये सारी बातें, गरीब को मतदान देने का अधिकार नहीं है और उसकी पक्ष रखने के लिए गांधी जी ने कौन सी पत्रिका दी और पत्रिका कब आई थी, तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे तो यकीन मानिए आप हर तथ्य को, हर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और लोकतंत्र के बहुत सारे मूल्य होते हैं, उनको आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे है। फिर सरफेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। किसी ने पूछा सरफेज का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा सरफेज का मतलब होता है मतदान करने का अधिकार। मूवमेंट माने, बताइए मूवमेंट माने क्या होगा तब, तो महिलाओं को मतदान करने के अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ा और अंग्रेजी में इसे सरफेज मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले अच्छा एक प्रश्न उठता है कि सबसे पहले स्थानीय स्तर पर महिलाओं को मत देने का अधिकार न्यूजीलैंड में आया था। कहाँ पे आया था? न्यूजीलैंड में। तो लिखना चाहे लिख लीजिएगा, न्यूजीलैंड, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, न्यूजीलैंड में महिलाओं की बात हो रही है 1893 में, और वहीं अमेरिका में 1920 में, इंग्लैंड में और फ्रांस में 1945 में। अगर फ्रांस में पूछा जाए तो फ्रांस में 1945 में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। और मेरा प्रश्न फिर वही वापस कि भैया भारतीय महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कब मिला और भारत में मतदान दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को, तो इस दोनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अगर आपको ये क्लास आपने अंत तक पढ़ी है और आपको समझ में आया है और आप वास्तव में नौकरी करना चाहते हैं तो आप इन दोनों का प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। मैं मेहनत करके आपके लिए पढ़ा सकता हूँ, तो आप बस इतना कर सकते हैं, वीडियो को एक लाइक का बटन दबा सकते हैं और बहुत और आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। और अगर आपको कोई कमियां लगती कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आदत होती है कि लाइक करना, तो ज़िंदगी भर ऐसे ही करते रहते हैं, लेकिन आप एक अच्छे अभ्यर्थी की तरह इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डालिएगा, अपने फेसबुक पर रखिएगा और सभी को शेयर करिएगा, बताइएगा देखने के लिए। ये सीरीज आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब थोड़ा सा और आगे पढ़ा दूँ। स्क्रीनशॉट जल्दी से क्लिक करें, आप लोग सभी साथी स्क्रीनशॉट क्लिक करें। हो गया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसे रेज करने जा रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पे हम लोगों ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के बारे में पढ़ लिया, सरकार के प्रकार और अन्य तथ्यों को पढ़ लिया और लेक्चर को भी सुन लिया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में भी जान लिया। फिर 1931 में यंग इंडिया पत्रिका जो गांधी जी ने था उसको भी मैंने पढ़ लिया, उनका भी विचार हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो महिलाओं ने मताधिकार के लिए संघर्ष किया प्रथम विश्व युद्ध में और मजबूती पकड़ी, महिला मताधिकार जिसे सरफेज मूवमेंट कहा जाता है। और सरफेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में 1928 में और फ्रांस में 1945 में। भारत में कब मिला कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और सबसे पहले न्यूजीलैंड में स्थानीय स्तर पर महिलाओं को मत देने का अधिकार 1893 में मिला। ये भी मैंने आपको नोट डाउन करा दिया, लिखवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सबसे अच्छी बेहतर लगी होगी, और बेहतर लगी हो तो अपने साथी मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। आज 3 लेसन कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी की कक्षा 6 की और सामाजिक और राजनीतिक जीवन का। तो आप लोग डेली क्लास की जो लिंक होती है उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ही हमारी क्लास की सभी लिंक उपलब्ध हो पाती है। तो सभी साथी टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के। ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर ई-लर्निंग विद दुर्गेश। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है। और साथ ही साथ घर बैठे आप हमारी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, माने घर बैठे आप अपनी क्लास नोट्स ये सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा प्रश्न आपसे पुनः वही है कि भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है, भगवान करे जल्दी से सरकारी नौकरी करे, और जितने लोगों ने लाइक की है वो बस ऐसे ही काम करते रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।